हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो हमारी क्लासेस चल रही थी उन क्लासों को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग जो पार्ट है नेक्स्ट हमने भाग 1 से लेके 6 तक कंप्लीट किया। तो भाग 7 को ना पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राजनीतिक इतिहास की जो पृष्ठभूमि है उसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें जो भारतीय राजनीतिक दल है, इसमें जो भारत की आज़ादी के बाद में जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था है इसको लेके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहला इलेक्शन है वहां से लेके कंप्लीट अभी तक जो प्रेजेंट सिनेरियो तक जो इलेक्शन बना हुआ है वहां तक हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें क्या होगा कि जो राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारत की आज़ादी के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। उसमें सारे समीकरण ऐड हो जाएंगे, तो 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। तो एग्जाम के दायरे में भी चीज़ें आ जाएगी और हमारी समझ के लिए भी बेहतर होगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है भारत का, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको क्या है कि वो चीज़ें समझ में आएगी कि भारत में पहले एक ही जो दलीय व्यवस्था थी, उसके बाद में फिर और कई जो क्षेत्रीय रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आई, उनके लिए क्या क्या प्रावधान हुए, कैसे सत्ताएं चेंज हुई, राजनीतिक व्यवस्था कैसे देर बदल, इसके अलावा कई सारे जो आयाम है उनमें परिवर्तन देखने को मिला। तो हम लोग बात करते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान और राजनीतिक जो चुनाव प्रणाली है उसको लेके पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो इनका चुनाव परिणाम स्वरूप है और पहली बार जो इलेक्शन हुआ है उनको लेके हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, टोटल डिटेल से बात करेंगे। आज पहला जो एक है वो पहले वाले की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहां से कि साल ईयर 1951 1952 में भारत के पहले आम चुनाव जो है वो हुए, ठीक है। जब आजाद भारत के लोगों ने पहली बार मतदान किया, ठीक है। कितना बड़ा सेगमेंट है, महिलाओं ने भागीदारी ली। लेकिन आप देखते हैं कि जब महिलाओं ने पहली बार भागीदारी ली तो यहाँ पर जो महिलाएं जो साक्षरता है वो नहीं थी। साक्षरता रेट के अंदर बहुत पिछड़ी हुई थी, जिनके आधार पर उनको मतदान भी नहीं हुआ और काफी सारे लोग काफी बड़ी संख्या में लोग इससे वंचित रह गए। लेकिन उसके बावजूद भी है ना, जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो काफी बेहतर रहा। हम लोग इनमें डिटेल से बात करेंगे चुनाव चिन्हों के लिए या फिर और जो भी आयाम है वो सारे डायमेंशंस टच करेंगे। देखो कि आजाद भारत के कुछ स्लाइड्स हैं उनको देख लेते हैं ना। आजाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951। पहला क्वेश्चन में जहां जहां क्वेश्चन बनने की संभावना होगी मैं बता दूंगा। 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुई। ध्यान रखना भाई, पहला क्वेश्चन का जो टाइमलाइन है ये ध्यान रखना। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो यहां से बन रहे हैं सीधे सीधे। फिर है चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थी। देख लीजिए, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इसके अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंद महासभा सहित कई पार्टियां शामिल थी, ठीक है। इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत मिली और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला। भाई डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कहीं पर अलग है, कहीं अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक चीजें ली है तो आप देख लेना बात। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखना, मुख्य विपक्ष बनी हुई थी। तो पहला क्वेश्चन ये जो दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो कांग्रेस थी इसके अपोजिट में जो बहुमत का जो आधार था, तो अपोजिट में कौन सी पार्टी बनी, तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। 16 सीटें ली और भारतीय कांग्रेस जो है 364 सीटें, 45% वोट, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिक्चर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू
आजाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर है भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए। इनके बीच कई वर्षों में भारत किंग जॉर्ज, इनके बीच में देखो किन किन के इलेक्शन में 1951 में हो पाए। इनके बीच वर्षों में भारत इसके अलावा किंग जॉर्ज 6 के अधीन संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है। साथ ही लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है। फिर बाद में पहले चुनी हुई सरकार बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा बतौर संसद कार्य करती थी। ठीक है। क्योंकि एक ही सदन था, इसलिए जो दूसरे सदन के तौर पे ये काम करती थी। ठीक है। पार्लियामेंट के तौर पे। ठीक है। संविधान सभा। देश के नेताओं ने चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1948 से ही शुरू कर दी। ठीक है। फिर है देश के नेताओं ने आम चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1948 से शुरू कर दी थी। ठीक है। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति जिनको बोलते हैं, ने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले और देश को आखिरकार एक भारतीय गणराज्य बना। ठीक है। हालांकि यह एक असाधारण सफर महज शुरुआत थी। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया और चुनाव कराने के बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह है सुकुमार सेन को दी गई। ध्यान रखना भाई, इनका जो पहले निर्वाचन अधिकारी थे ये थे। ठीक है। वे भारत के पहले मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वही बने। ठीक है। ये है जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि चुनाव 1951 के बसंत में हो। ठीक है। उनकी इस जल्दबाजी को समझा जा सकता था, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जिस नई सुबह का 3 सालों से इंतजार कर रहा था उसका आखिरकार शुरुआत हो गया और रही थी। हालांकि मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। इसमें एक बड़ी चुनौती थी कि भारत की आबादी जो उस समय 36 करोड़ थी। ध्यान रखना, संविधान के लागू होने पर भारत ने वोट डालने के लिए उसी उम्र को योग्य माना जो तब दुनिया भर में अपनाई जा चुकी थी। इससे 21 साल से ज्यादा उम्र वाले 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य हो गए। देख लीजिए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो 1951 में हो पाया। फिर देश की ज्यादातर अशिक्षित आबादी के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह डिजाइन करने, मतपत्र और मतदान पेटी बनाने से जुड़ी समस्याएं थी। मतदान केंद्र बनाए जा रहे थे, साथ ही यह पक्का करना था कि केंद्रों के बीच सही दूरी हो। केंद्र कौन से? जो बूथ केंद्र होते हैं ना, वो केंद्रों के बीच सही दूरी हो। मतदान अधिकारियों को नियुक्त कर प्रशिक्षण देना जरूरी था। इन चुनौतियों के बीच एक और मुश्किल सामने आ गई कि भारत के कई राज्यों में खाने की कमी हो गई और प्रशासन को राहत कार्यों में जुटना पड़ा। इन चुनौतियों को पार करने में समय लगा। हालांकि आखिर में जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से 45.7% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए एक सरकार चुनी। यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी का। अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार जो थोड़ा सा इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पॉलिटिकल का, आजादी के बाद में, कि सरदार पटेल के देहावसान और राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बन जाने के बाद, मतलब
कि सरदार पटेल की मृत्यु हो गई और राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति बन गए। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा जो है वो बन गए। ठीक है, उन्हें सरकार की नीतियां बनाने की पूरी आजादी मिल गई। सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखना भाई, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से मतभेद होने के बाद नेहरू ने 2 सबक सीखे। पहला कि गृह और रक्षा ऐसे, मतलब गृह और रक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उनके प्रति वफादार हो, और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी बात माने, जो आज भी वो प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं। उस समय की भारत की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था। हालांकि उस दौरान आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली। ध्यान रखना भाई, आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली। मतदाताओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीमित लोकप्रियता थी और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई। अब देख लेना आप आराम से इस चीज को कि देखो कैसे पार्टियों का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे तक पढ़ेंगे इसको, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, और आपको भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि आज का दौर है वो किस तरह डेवलप हुआ है। नए आजाद हुए देश ने कुछ सालों के भीतर ही वयस्क मताधिकार के आधार पर जो आम चुनाव है वो करवाने का फैसला किया, और इसके ठीक विपरीत पश्चिम में पहले जमीन जायदाद रखने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। मजदूरों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया था। आजाद होने के 2 वर्षों के भीतर, ध्यान रखना, आजाद होने के 2 वर्षों के भीतर भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किया गया, चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, सुकुमार सेन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने। थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली लाया गया था। फिर है मतदाता सूची में महिलाओं का नाम जोड़ना समस्या बना। देखते हैं इसके बारे में क्या है कि भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया, और जिसमें 85% लोग थे कि भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिसमें 85% लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे, अनलिटरेट थे। कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। रामचंद्र गुहा राइटर है, अपने पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, ध्यान रखना किताब का नाम और राइटर का नाम, में लिखते हैं कि पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई, जिसके लिए 8200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया, स्टील का। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट पर। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी, वो अपने आप को किसी भी बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि वह हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। इसका परिणाम क्या हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रेसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। उस समय की बात है, पहले इलेक्शन की बात करें हम लोग। इंडिया आफ्टर जो गांधी है और जो गुहा जी की किताब है उनका रेफरेंस है, पढ़ते इसमें। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण किया गया था। हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी देशों के अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उसके नाम से पहचान सकते थे, लेकिन भारत में अधिकतर लोगों के अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह लगाया गया।
छापा गया था। हर मतदान केंद्र पर मतदान पेटियां रखी रहती थी, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना होता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिक ने एक ऐसी शय बनाई जो मतदाता की अंगुली पर एक सप्ताह के लिए बनी रहती। भारत भर में 3000 सिनेमाघरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित वृत्त चित्र क्या किया गया, दिखाया गया, और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से रिलीज हो गई थी दिलीप कुमार की ये फिल्म। नेहरू के हवाई जहाज से चुनाव प्रचार करने पर विवाद। क्या है मामला कि भारत में जिस समय यह चुनाव हो रहा था, वियतनाम में फ्रांसीसी सैनिक वियत मिन से लड़ रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक उत्तर कोरिया के सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे, और अमेरिका ने उन्हीं दिनों अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले इलेक्शन के जो भारत का पहला इलेक्शन हुआ था, उन समय में कौन कौन सी इंटरनेशनल जो घटनाएं थी वो हो रही थी, तो इनका ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक वियतनाम फ्रांसीसी का, एक संयुक्त राष्ट्र सैनिक कोरिया युद्ध वाला, और एक अमेरिका जो पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण कर रहा था, ठीक है। उस साल दुनिया में 3 राजनीतिक हत्या हुई। इसका भी ध्यान रखना कि पहले इलेक्शन के समय क्या हुआ, जॉर्डन के बादशाह की हत्या हुई, ईरान के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान हत्यारों की गोली का शिकार हो चुके थे। ध्यान रखना भाई इस बात का। दुर्गादास अपनी किताब में, ये राइटर है, फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं। किताब का नाम ध्यान रखना और राइटर का ध्यान रखना, ठीक है। नेहरू को यह ठीक नहीं लगा कि वो उस जहाज से चुनाव प्रचार करें कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ न तो उनके पास और न ही कांग्रेस पार्टी के पास इतने पैसे थे कि वो चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज चार्टर करें, ठीक है। उस समय के ऑडिटर जनरल ने नेहरू की मदद के लिए एक अच्छा फॉर्मूला सुझाया, जिसमें कहा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए। यह तभी हो सकता था कि वो हवाई जहाज से यात्रा करें। हवाई जहाज से यात्रा करने का एक फायदा यह होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए रेल की तुलना में कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार को यह खर्चे वहन करना चाहिए, ठीक है। नेहरू ने भारत के कोने कोने में प्रचार किया। इस पॉइंट में क्या चीज निकलती है, नेहरू ने चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज के अलावा सड़कों और रेलों का भी इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 1952 से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। कब से? 1 अक्टूबर 1952 से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। ध्यान रखना डेट का भी। 9 महीनों के अंदर नेहरू ने देश के कोने कोने में प्रचार चुनाव किया। नेहरू ने कुल 25,000 मील की दूरी कवर की। ध्यान रखना 25,000 मील की दूरी कवर की। अगर मान लो किसी राजनीतिक दल के किसी राजनीतिक नेता की अगर मान लो कि वो जो दूरी है, यात्राएं हैं, ठीक है, चुनावी यात्राएं, अगर उनको लेके पूछ लिया जाए तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें 18,000 मील हवाई रास्ते थे, 18,000 मील हवाई रास्ते और 5200 मील कारों और 1600 मील रेल, यहां तक कि 90 मील का रास्ता उन्होंने नाव में बैठकर तय किया। नेहरू का पहला चुनावी भाषण पंजाब के, अब यह ध्यान रखना कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका पहला चुनावी भाषण कहां हुआ, तो पंजाब में लुधियाना में हुआ। पंजाब के लुधियाना में हुआ। इसमें उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। नेहरू का अगला भाषण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली में हुआ। यह उनका इमेज है। इस भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी छुआछूत और जमींदारी की प्रथा मिटाने के लिए कृत संकल्प है। करीब 1.5 घंटे में अपने भाषण में उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई शख्स धर्म के नाम पर किसी दूसरे शख्स पर हाथ उठाता है, उससे वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अंबाला में, पंजाब के अंदर है अंबाला में, उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो पर्दे की प्रथा को छोड़कर देश के निर्माण के काम में आगे आए। नेहरू को अपनी चुनावी सभा में वर्दी पहने, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट कि नेहरू को अपनी चुनावी सभा में वर्दी पहने पुलिस वालों की मौजूदगी से काफी चिढ़ थी, लेकिन उस समय के नौकर साहब ने इसे निपटने का एक तरीका भी निकाल लिया। तत्कालीन कैबिनेट सचिव एन.आर. पिल्ले ने, ध्यान रखना उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, एन.आर. पिल्ले, उन्होंने लिखा कि हमने नेहरू के इस विरोध का समाधान निकाल लिया।
हमने तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उन्होंने जो दखल नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें उचित कदम उठाने ही होंगे, चाहे जो इसे प्रधानमंत्री उसे पसंद करे या नहीं। लेकिन हमने उसे वादा किया है कि उनकी सभा में वर्दी पहने पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देने चाहिए या नहीं देंगे। प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से संतुष्ट थे। उस समय कांग्रेस की टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टिकट पर एक बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि किसके लिए कहा गया था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया था। नेहरू ने की विपक्षी नेताओं की तारीफ पढ़ते इसमें क्या चीज है कि नेहरू ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से चुनाव जीता। ध्यान रखना कि नेहरू ने चुनाव कहां से जीता, इलाहाबाद ईस्ट और पूर्वी इलाहाबाद पूर्वी और जौनपुर पश्चिमी की संयुक्त सीट से चुनाव जीता। बाद में इस सीट का नाम बदलकर फूलपुर कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो फिर भी आपको बारीकियां ध्यान रखनी है। जहां क्वेश्चन बनने की संभावना है आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से जीत की। अब ध्यान रखना कि देखो नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से जीत दर्ज की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली, जिसमें 8 सीटें उन्होंने मद्रास से जीती। इस बात का ध्यान रखना। अब वो 8 की जगह 10 भी कर देगा, या पूरी कर सकता है, या फिर मान लो कि 1/3 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ऐसा, ठीक है, या फिर सीटों में फेरबदल कर सकता है। भारतीय जनसंघ ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा 49 पर, जिसमें 3 सीटों पर विजय हुई, ठीक है। अब 3 की जगह 5 सीट तक करता है, आधा सीटें कर सकता है ऐसा, या केवल 1 सीट कर सकता है। पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिणी पूर्व से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से चुनाव लड़े, कलकत्ता के दक्षिण पूर्व से, ठीक है, और 3 सीटों पर विजय मिली इनको, ठीक है। किसको, भारतीय जनसंघ को, जो आज बीजेपी के तौर पर बनी हुई है, ठीक है। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों में चुनाव लड़ा, लेकिन उसके सिर्फ 9 उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना भाई, किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों में चुनाव लड़ा, लेकिन 9 उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ध्यान रखना भाई इधर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया पढ़ते हैं, हर एक जो लोग हैं, जो पर्सनैलिटी है, उनको पढ़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी दोनों की मिलीभगत थी, और इसमें सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा। कितने पे, 254 सीटों पर, जिसमें सिर्फ 12 सीटों पर उन्हें जीत मिली। चुनाव के बाद इस पार्टी का कृपलानी, जेपी जो कृपलानी है, कि किसान मजदूर पार्टी में विलय हो गया। ध्यान रखना, इसमें किसमें हो गया, इन दोनों की जो पार्टी थी इसमें किसमें विलय हो गया, आचार्य जेपी कृपलानी है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हो गया, ठीक है। और नई पार्टी का नाम जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया, ठीक है, यह भी ध्यान रखना। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि अपने चुनाव भाषण में नेहरू ने कई बार विपक्षी नेताओं जैसे अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक जमाने में पार्टी और सरकार में उनके साथ ही रह चुके थे। इस तरह के लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये सभी लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। नेहरू ने खास तौर से इस बात पर दुख प्रकट किया कि उन्हें सोशलिस्ट पार्टी का विरोध करना पड़ रहा है, जिसमें उनके कुछ पुराने मित्र शामिल हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं। चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू ने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया, और करीब इतने ही लोग उनकी सिर्फ एक झलक लेने के लिए सड़कों के दोनों ओर इकट्ठे हुए। रेडियो मॉस्को से हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके थे। उसी तरह भारतीय संविधान बनाने वाले भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो नेहरू मंत्रिमंडल में काम कर चुके थे। अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ध्यान रखना भाई संगठन का, ठीक है, स्थापना की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने पिछड़ी जातियों के उत्थान में कोई योगदान नहीं दिया है। सन 1952 के चुनाव में अधिकतर जनभाषाओं को घर घर जाकर ही चुनाव प्रचार किया गया था। एक ब्रिटिश विश्लेषक लॉर्ड बर्डवुड ने अपने लेख में, किसने,
ब्रिटिश विश्लेषक है लॉर्ड बर्डवुड ने अपने लेख द आर्किटेक्ट डिसाइड्स में लिखा है, ध्यान रखना इसका, कि दिल्ली की दीवारों और सड़कों पर यहां तक कि मूर्तियों तक पर चुनाव प्रचार के पोस्टर लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में लोगों ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला। आवारा मवेशियों की पीठ पर लिखा होता था कांग्रेस को वोट दीजिए। युद्ध और सभा पार्टियां जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली थी। कम्युनिस्ट पार्टी अकेली थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना स्टेटमेंट, वो भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मास्को के ऊपर। और यहां पर वो क्या कर देगा, इसकी जगह आकाशवाणी लिख सकता है, ठीक। यह रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर, ध्यान रखना, यह स्टेशन जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार करता था। कारण क्योंकि आप देखते हैं तो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था वो उस टाइम में, तो उनका इफेक्ट था, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका आधार था वहां। शिक्षित लोगों के लिए मद्रास में छपने वाले एक साप्ताहिक ने पारवदा में छपे एक लेख का अनुमान प्रकाशित किया गया, जिसमें सत्ताधारी जो कांग्रेस पार्टी है उसको जमींदारों की पार्टी बताया गया। कौन से साप्ताहिक में? यह पारवदा में, ठीक है, एक लेख है, एक ये मद्रास में छपने वाला है एक साप्ताहिक, ठीक है, पारवदा। इसमें कहा गया था कि उनका एकमात्र विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी है, जिनको पूरे भारत के मजदूरों और प्रगतिवादी लोगों का समर्थन मिल रहा है। चुनाव परिणाम के लिए करना पड़ा महीनों इंतजार। मुख्य दलों के अलावा मद्रास में द्रविड़ कसगम, पंजाब में अकाली दल और बिहार में झारखंड पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल भी चुनाव में भाग ले रहे थे। ध्यान रखना इस बात का, भाई क्षेत्रीय दल भी भाग ले रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छे वक्ता थे और उनकी चुनाव सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। चुनाव से तुरंत पहले राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड पार्क ने, ध्यान रखना, चुनाव से तुरंत पहले राजनीतिक विश्लेषक जो रिचर्ड पार्क ने एक लेख में लिखा था कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और चुनाव कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की बारीकियों, मुद्दों के नाटकीय प्रस्तुतिकरण और राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक मनोविज्ञान में महारत हासिल करने में किसी दूसरे देश से कम नहीं थे। हालांकि आजाद भारत का पहला चुनाव था। इस बात का ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट किसने लिखा है, ये राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड पार्क ने। 1952 के चुनाव का पहला वोट 25। अब ध्यान रखना कि पहला वोट कब पड़ा। 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951, डेट याद रखना, 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया। देख लेना आराम से कि पहला वोट कहां डाला गया, तो हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया 25 अक्टूबर 1951 को। उसी दिन ब्रिटेन में भी मतदान शुरू हुआ। अब वो पूछ सकता है कि उस दिन, कौन से शहर, मतलब कौन से देश के अंदर मतदान शुरू हुआ, तो ब्रिटेन में। अगले दिन ही चुनाव परिणाम आ गए और सत्ताधारी जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, लेबर पार्टी को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। ध्यान रखना, लेकिन चीनी के मतदाताओं को चुनाव परिणाम के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ा। जो हिमाचल प्रदेश का तहसील है चीनी, ध्यान रखना भाई, क्योंकि देश के दूसरे भागों में जनवरी और फरवरी 1952 में ही मतदान कराया जा सका, ठीक है। फिर है सबसे अधिक 80% मतदान केरल के कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में हुआ। इस बात का भी ध्यान रखना कि सबसे अधिक 80% मतदान जो है वो केरल के कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम सबसे अधिक पढ़ते हैं कि केरल के कोट्टायम चुनाव में सबसे जो है कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम जो 20% ही वोट डाले गए। ध्यान रखना, सबसे अधिक डाले गए केरल के कोट्टायम में और सबसे कम मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में। ध्यान रखना इस बात का भाई, ठीक है। और पहला कहां हुआ, हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में, ठीक है, पहली बार। अब पढ़ते हैं, पूरे देश व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और भारतीय जनतंत्र में लोगों के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैदराबाद से आई, जहां कुछ साल पहले तक भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निजाम हैदराबाद ने सबसे पहले आकर मतदान किया। इस बात का भी ध्यान रखना।
अंबेडकर और कृपलानी चुनाव हारे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पूरे देश में मतदान समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 499 में से 364 सीटें मिली, जबकि राज्य विधानसभाओं की कुल 3280 सीटों में से 2247 सीटें, ध्यान रखना डेटा में, ठीक है, कांग्रेस को मिली। कभी कभी स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन वाले हैं वो पूछ लेते हैं, इनका भरोसा नहीं। कांग्रेस को संसदीय चुनाव में कुछ क्वेश्चन एक ही दे, लेकिन वो भी क्या कर देता है, वो दिक्कत कर देता है, मेरिट लिस्ट आउट कर देता है क्वेश्चन। कांग्रेस को संसदीय चुनाव में कुल 45% मत मिलने, ध्यान रखना, कांग्रेस को संसदीय चुनाव में 45% मत मिले, लेकिन उनकी सीटों की संख्या 74% थी। वोट कितने मिले? 45%, लेकिन सीटों की संख्या 74% थी। हारने वाले नेताओं में प्रमुख थे राजस्थान में जयनारायण व्यास, बंबई में मोरारजी देसाई, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें एक बहुत ही साधारण उम्मीदवार कजरोलकर के हार का स्वाद चखना पड़ा। ये है, ध्यान रखना भाई, कौन कौन लोग हारे गए थे इधर। राजस्थान में जयनारायण व्यास, बंबई में मोरारजी देसाई और भीमराव अंबेडकर, ये ठीक है। यही नहीं, 2 वर्ष बाद जब उन्होंने भंडारा चुनाव क्षेत्र से एक उपचुनाव लड़ा, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर है, उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ा और वहां पर भी यह हार गए। वहां भी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद से चुनाव हार गए। ध्यान रखना भाई, कहां से? कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी, आचार्य जेपी कृपलानी जो है भी फैजाबाद से चुनाव हार गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भागलपुर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचने में सफल हुए। स्टेटमेंट का ध्यान रखना भाई, ठीक है। आपको डिटेल चीजें सारी जो है वो टोटल चीजें मिल रही है, आराम से डिटेल से मिल रही आपको, ठीक है। आप तो केवल ध्यान रखिए कि कहां कौन सी चीज है उसको ऐड कर लेना है, क्योंकि सारी चीजें ऐड नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी को मैं बता भी रहा हूं कि ये चीजें ऐड करनी है। चुनाव की सफलता के प्रति आशंका गलत साबित हुई। चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने कहा था कि ये चुनाव मानव इतिहास में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। इस बात का ध्यान रखना कि स्टेटमेंट किसका है? चुनाव आयुक्त, ये पहले चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन, ठीक है, इनका है कि मानव इतिहास में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। मद्रास के संपादक CR निवासन, क्योंकि वो इसकी जगह किसको डाल देगा? वो हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को डाल दे, या सरदार पटेल को डाल दे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डाल दे, KM मुंशी को डाल दे, कोई भी व्यक्ति को डाल सकता है। मद्रास के एक संपादक कौन थे? CR श्रीनिवासन ने अपने लेख में इलेक्शंस आर ऑन में लिखा था, ध्यान रखना, यह लेख किसका है? R श्रीनिवासन। अधिकतर मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनमें से बहुतों को पता नहीं होगा कि वोट क्या है और उन्हें क्यों और किन्हें देना चाहिए। अगर इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट किसका है? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये स्टेटमेंट किसका है? ये CR श्रीनिवासन ने अपने लेख में लिखा, इलेक्शंस आर ऑन में, ठीक है। एक पूर्व ICS अधिकारी पेंडेरल मून ने लिखा है कि भारत की भावी पीढ़ियां आश्चर्य से देखेगी कि किस तरह अशिक्षित लोगों के वोटों का आधार पर यह सरकार चुनेगी। यहां तक कि नेहरू को भी इस चुनाव की सफलता पर संदेह था। ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूर्व ICS अधिकारी है पेंडेरल मून, इन्होंने लिखा है भारत की भावी पीढ़ी आश्चर्य से देखेगी कि किस तरह अशिक्षित लोगों के वोटों के आधार पर यहाँ की सरकार चुनेगी, ठीक है। चुनाव प्रचार के दौरान यूनेस्को को एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निस्संदेह प्रजातंत्र शासन का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन ये देखने वाली चीज होगी कि वैश्विक मताधिकारों के आधार पर चुने गए लोगों की गुणवत्ता कैसी होगी। एक तो इलिटरेट लोग चुन रहे हैं, एक तो इलिटरेट जो लोग हैं वो वोट दे रहे हैं और बाद में नेता बन रहे हैं, एक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट देते हैं, उसके बाद में फिर जो नेता बनते हैं। दोनों में क्या फर्क है उसकी बात कर रहे हैं। नेहरू शायद अकेले राजनेता थे जो चुनाव प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बावजूद उनमें खोट निकाल सकते थे, लेकिन बाद में यह सब संशय निर्मूल साबित हुआ। खुद नेहरू ने स्वीकार किया था क्या कि तथाकथित अशिक्षित मतदाता के प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया है। उन्होंने सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार के प्रति मेरी हर आशंका को गलत साबित कर दिया। जो डाउट्स थे ना वो सारे क्लियर हो गए। और यहाँ पर हमारा जो है ये खत्म होता है। ये पहला वीडियो है जहां पर मैंने डिटेल से बताई आपको, ठीक है। आप आराम से चीजों को देखते जाइए
जो इंपॉर्टेंट है उसको एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, और उसको लिख दीजिए। पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा तो काम है पढ़ाने का, क्योंकि मैं तो एक कहानी की तरह बता रहा हूँ इसे। तो हम पहले से लेकर आखिर तक चलेंगे कंप्लीट, ठीक है। और अब क्योंकि जो चीजें डिटेल से बताना जरूरी है, अगर मान लो कि मैं आपको डायरेक्ट ये बोल के बता दूं ऐसे, तो इससे क्या होगा कि बाद में टाइम डबल जाएगा। और मैं इसमें भी बता रहा हूँ आपको, नहीं तो एक काम हो सकता है कि मैं डायरेक्ट, जो पहले मेरा रूटीन था कि मैं बिना स्लाइडों के पढ़ाता था, बिना स्लाइड के पढ़ाता था, तो वैसे चल सकता है, तो वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए आराम से, क्योंकि आपको चीजें डिटो याद रहेगी आराम से, और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी अगर मान लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस के अलावा अगर मान लो कि अदर जो एग्जाम्स हैं, इसके अलावा स्टेट सेंटर किसी का भी कोई भी एग्जाम हो, उसका टेस्ट सीरीज अगर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एकेडमी है, इसके जो वेबसाइट है गूगल पे intrayesacademy.com के नाम से, तो आप क्या कर सकते हैं वहां जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां की पिक्चर्स देख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। फीस मैंने बिल्कुल मिनिमम कर रखी है, और भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं को किंतु परंतु हो, और आप वहां दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।